गेम्स ग्रुप स्टेज के मैचेस जो हैं वो फाइनली अब कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद जो क्वालिफायर्स के ड्रॉ है वो कुछ निकल कर इस तरह से आए कि मैच अब होने हैं इंडिया वर्सेस नेपाल, पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग और बात करें हम श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश वर्सेस मलेशिया। तो ये 4 क्वार्टर फाइनल मैच होने हैं जिसमें से 4 टीमें जीतकर पहुंचेंगी सेमीफाइनल में, यानी वहां पर जो रियल मेडल का टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। उसकी सफर अभी से शुरुआत हो रही है इस क्वार्टर फाइनल से। इसकी अपडेट हमने कम्युनिटी में ऑलरेडी दे दी थी, आपको शायद मिल गई होगी। तो खैर अब बात करते हैं मैच प्रीव्यू की, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ तो तुरंत हमें भी कहीं ना कहीं अपने बाकी सारे काम निपटा कर इस वीडियो के लिए आना था, क्योंकि मैच 2 बड़े हैं, डेफिनेटली 2 बड़े हैं और कल भी मैच बड़ा रहेगा। बांग्लादेश वर्सेस मलेशिया उसको भी हम जरूर कवर करेंगे, उसकी भी माफ कीजिएगा परसों उसकी भी हम कवर जरूर करेंगे आपके सामने। तो खैर और श्रीलंका अफगानिस्तान भी कवर करेंगे क्योंकि आखिर एशियन गेम्स में है, तो वो उस मैच के एनालिसिस भी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैच होना है जो सुबह 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 बजे जो मैच 6:30 बजे शायद या 6 बजे 6:30 बजे मैच शुरू होना है, वो होना है इंडिया वर्सेस नेपाल। तो सबसे पहले चलिए उस मैच की बात करते हैं। इंडिया वर्सेस नेपाल कुछ जाना पाना सा मैच नजर आ रहा है। जी हाँ, रिसेंटली की अगर हम बात करें तो एशिया कप में भी दोनों टीमें भिड़ी थी, जहां पर नेपाल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बैटिंग से अगर हम बात करें, और काफी तारीफ वहां पर बटोरने में कामयाब हुए थे। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग में उसका उल्टा हुआ और बहुत ही बुरी तरह कहीं ना कहीं 10 विकेट से वो हारे, लेकिन उन्होंने जो काम करना था वो उन्होंने वहां पर किया, काफी तारीफें बटोर के लाए और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आपकी एक एग्रेसिव और एक पॉजिटिव अप्रोच उनका नजर आया इंडिया के खिलाफ उस एशिया कप मैच में। और एक बार फिर से सामना होना है इंडिया वर्सेस नेपाल और इस बार है T20 का मुकाबला। जी हाँ, ओडीआई का नहीं है, बात कर रहे हैं T20 की। तो यार शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा सीधे मेन मुद्दे से, टॉस को लेकर। अगर टॉस यहाँ पर नेपाल जीती, क्योंकि हम नेपाल के पर्सपेक्टिव से पहले बात करें फिर इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए एस्टेट पहले है, उसके बाद फिर इंडिया की बात भी करेंगे। तो यार नेपाल अगर पहले यहाँ पर टॉस जीतता है, मान लीजिए रोहित ने टॉस जीता, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर रहेगा यहाँ पर करना और क्यों? नहीं जरूर, देखिए नेपाल टॉस जीतता है तो ऑब्वियसली बॉलिंग यहाँ पर लेने की सोचेगा जरूर नेपाल कहीं ना कहीं कि पहले स्कोर का पता चले, क्योंकि पिच के बारे में तो वो जान चुके हैं, पिच कैसे क्या करती है, कैसे रिएक्ट करती है वगैरह वगैरह, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन वो जान चुके हैं 2 मैच खेलकर, काफ़ी टाइम से वो यहाँ हैं। लेकिन अब जो है अब जीतने की बारी है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की बारी है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आकर आप 200, 250, 300 का स्कोर करने वाले, अब रियल गेम है तो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। तो उम्मीद है कि नेपाल यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लेगा, पहले वो स्कोर जानेगा कि आखिर हमें स्कोर कितना मिल रहा है। बिल्कुल, तो एक टोटल अगर आपके माइंडसेट में रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी इन कंपेयर टू कि आप पहले बैटिंग करने या फिर किसी स्कोर को डिफेंड करने जाएं। खास करके आप ये माइंड में ये भी आपके है कि बाउंड्रीज जो है वो शॉर्टर बाउंड्रीज यहाँ पर जरूर है, तो उस लिहाज से पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करना काफी बेहतर रहेगा। आप टीम को रेस्ट्रिक्ट करें या फिर जितने भी स्कोर वो करें तो आपके माइंड में एक स्कोर रहेगा कि हमें इतने रन रेट से बैटिंग करनी है कहीं, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते तो फिर अगर जब ओपोनेंट बैटिंग करने आएगी तो आपको ये अंदाजा नहीं रहेगा कि क्या हमने रन काफी बना दिए हैं, क्या इतना काफी होगा, क्या ये कम तो नहीं पड़ गए। ये सारी चीजें क्लियर आउट जाएंगी अगर आप पहले बॉलिंग लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टोटल मिलेगा। उस टोटल में जितने भी रिक्वायरमेंट की डिमांड होगी उसके हिसाब से आप बैटिंग करेंगे तो आपका एक कैसे कहते नहीं कि एक रास्ता दिखा दिया गया, उस पर आराम से चलते रहिए, वो कहीं ना कहीं पाथ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि क्या करते हैं। वहीं पर इंडिया की अगर मैं बात करूं, एंड इंडिया के लिए डेफिनेटली ये पिच वगैरह जो है वो उनका इतना भी उनका नॉलेज नहीं हुआ है इसमें खेलने का, लेकिन डेफिनेटली वो एक बड़ी टीम यहाँ पर जरूर है। तो वो अगर टॉस जीतती है तो आपको क्या लगता है कि वो पहले क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वो पहले यहाँ पर बैटिंग ही लेना चाहेगी। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी देखा नहीं है, वो यहाँ आए हैं पिच पर, वो अपने क्योंकि उनका फोकस कुछ और है, वो लंबा जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ से दूर देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन टीम कहेगी कि हाँ हम एक पर मैच को लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली नॉकआउट स्टेज है, अगर हम हार गए तो आप यहीं से बाहर भूल जाइए। सोच थोड़ी सी अलग जरूर होगी कि इंडियन टीम टॉस जीतकर यहाँ पहले बैटिंग जरूर लेगी, क्योंकि बड़ा टोटल लगाकर प्रेशर में डालेगी जरूर और पिच को समझने की कोशिश करेगी कि भैया आखिर पिच है कैसी, आने वाले मैचेस भी हमें इसी पिच पर खेलने हैं। अगर हम यहाँ से क्लियर कर जाते हैं तो फिर अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे कि पिच कैसा मिजाज कर रही है, कैसी टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है, क्या हो रही है। तो पहले उसके लिए बल्लेबाजी लेना बहुत बेहतर होगा इंडियन टीम के। बिल्कुल, चलिए तो बात हो गई टॉस अपडेट की। अब सीधे चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो एक साथ कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि नेपाल की प्लेइंग 11 एक तरफ और इंडिया की प्लेइंग 11 एक तरफ। आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप देखेंगे एंड किस तरह से आप देख रहे हैं क्या प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की रहने वाली। जरूर देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद देखिए
प्रभ सिमरन सिंह जो विकेट कीपर हैं, राहुल त्रिपाठी जो कि आईपीएल में काफ़ी खेल चुके हैं अलग अलग टीमों के लिए भी, और उसके डेब्यू भी कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया है उनका। उसके बाद तिलक वर्मा जो इसी साल उनके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो खेले, 520 खेले, उनका भी डेब्यू हो चुका है। उसके बाद हम बात करें रिंकू सिंह, जी हाँ ये तो खैर हाईलाइट थे आईपीएल के, जो काफ़ी कुछ इन्होंने किया है अपने। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, शिवम दुबे जो फाइन ऑलराउंडर है, एक अर्शदीप सिंह, आवेश खान एक लेफ्ट आर्म पेस है, अर्शदीप और आवेश खान राइट आर्म पेस बॉलर है। वहीं पर रवि बिश्नोई जानते ही हैं आप लोग, लेग स्पिनर है जो पिछले वर्ल्ड कप में हमें दिखाई दिए थे। और उसके बाद जी हाँ यही प्लेइंग 11 होगी जो इंडिया की नजर आएगी हमें, जो डेली क्रिकेट को लगता है प्रोबेबल 11 इंडिया की तरफ। बिल्कुल वही नेपाल की दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर, तो नेपाल की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरह से रह सकती है और रहनी भी चाहिए, कम से कम डेली क्रिकेट तो यही एक्सपेक्ट करेगा। कुशल गुरतेल, आसिफ शेख, रोहित पुड़ैल, संदीप जोरा, कुशल मल्ला, और अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह हैरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने और अविनाश, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट करें जो पहले मैच में खेली थी मंगोलिया के खिलाफ। बिल्कुल वही एक्सपेक्ट हम यहाँ पर करेंगे कि इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम जाए, क्योंकि बैटिंग में जितनी आपके पास डीप वापस से आ जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बैटिंग में जितना नीचे तक प्लेयर्स बैटिंग कर पाए वो, क्योंकि इस मैच में बहुत जरूरत पड़ सकती है प्लेयर्स की, जितना डीप बैटिंग हो उतना ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। तो प्लेइंग 11 दोनों टीमों की कुछ इस तरह से नजर आ सकती है, कम से कम हम तो यही उम्मीद करेंगे। बाकी एट द एंड देखना होगा कि क्या चेंजिंग चॉपिंग्स यहाँ पर करते हैं ऋतुराज एक तरफ से और दूसरी तरफ से रोहित पुड़ैल, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम की प्लेयर्स की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा। हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट मैच में तो फ्लॉलेस कहीं ना कहीं गई है, और आसिफ का जो रन है जो वो बल्ले से रन दोनों मैचों से निकले नहीं है। तो आप किस तरह से रोल्स यहाँ पर डिवाइड करना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ डेफिनेटली यहाँ पर अब वो 350 वाली बात नहीं रही, अब यहाँ पर एक टफ मैच होने वाला है। तो यहाँ पर अब किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीम बैटिंग कर रही है, नेपाल की टीम अगर बैटिंग कर रही है तो उस लिहाज से बात करते हैं, तो क्या आप रोल्स अलग अलग प्लेयर्स के लिए सेट करेंगे? कुशल के लिए क्या रोल होगा, आसिफ का रोल, उसके बाद बीच में कौन से प्लेयर का रोल आप देख रहे हैं, कुशल मल्ला का क्या रोल होगा, रोहित कुशल मल्ला का एक साथ क्या रोल होगा, नीचे दीपेंद्र सिंह किस तरह का रोल होगा, ये सब चीजें आप कैसे देख रहे हैं? नहीं जरूर देखिए, रोहित और दीपेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेंगे यहाँ, क्योंकि बाकी जो है वो सब हार्ड हिटर्स हैं। कुशल गुरतेल की बात करें, आसिफ टच में है नहीं, तो इतना अब आसिफ थोड़ा वक्त लेकर रन करें तो आप क्या कहेंगे? नहीं T20 में इतना होता नहीं है, लेकिन और फिर यही तो सच है, यही तो सच्चाई डेली क्रिकेट हमेशा कहता है कि शायद इस टूर्नामेंट में उनका रिदम ना हो, क्या पता इस टूर्नामेंट में वो चले ही ना। तो आप उससे बिल्कुल उम्मीद है अगर चल गए तो वाकई में बहुत बड़ा एक गेम होगा आसिफ शेख के लिए, बेहतरीन प्लेयर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन क्या पता वो टूर्नामेंट में शायद उनके बल्ले से रन ना निकले, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए रोहित और दीपेंद्र को पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, इन दोनों में से किसी एक को। और दीपेंद्र को वो नहीं कि आप 6-7वें नंबर पर, इतना नीचे, ये तो एकदम बेवकूफ सी सोच होगी कि T20 आई में आप दीपेंद्र को इतना नीचे भेज रहे हैं। ऑब्वियसली तीसरे नंबर पर या ज़्यादा से ज़्यादा चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आए तो बहुत बेहतर होगा। ये दो बल्लेबाजों में से कोई एक जना 18वें या 19 ओवर में तक जाना चाहिए। इनके इर्द गिर्द कुशल गुरतेल, आसिफ, कुशल मल्ला, गुलशन झा ये लोग खेलेंगे, संदीप जोरा, तो डेफिनेटली है नेपाल बेहतरीन स्कोर तक पहुंच सकता है, 160-170 के अराउंड आराम से पहुंच सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई दोनों के दोनों पैवेलियन लौट गए तो डेली क्रिकेट यहाँ मेक श्योर करेगा कि बहुत मुश्किल होगी नेपाल के लिए एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच पाना। बिल्कुल, तो फिर वहां पर वो वाली बात आ जाएगी, किसी ने एक दिन हीरोइक इनिंग खेल दी तो जैसे आती है जो हमने, लेकिन आपके सामने ओपोनेंट को भी यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि शॉर्टर बाउंड्रीज देखते जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ओपोनेंट को भी आपको देखना होगा कि ओपोनेंट क्या थी, अब तक क्या थी, लेकिन अब सामने क्या आ रही है। यहाँ पे इंडिया होती, पाकिस्तान होती, तब भी हम यही बात कर रहे होते, इंडिया तो है ही, अगर पाकिस्तान होती तब भी हम इसी चीज की बात जरूर करते, क्योंकि ओपोनेंट यहाँ पर फर्क जरूर करता है। तो साथ से कुशल गुरतेल का जो यहाँ पर रोल होगा वो होगा डेफिनेटली वो एग्रेसिव तौर पर खेलकर रन बढ़ सके, जो उन्होंने सेकंड मैच में किया मालदीव के खिलाफ। अगर वो 30-35 इंडिया के खिलाफ लगा देते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ मिल जाएगी आसिफ के लिए। डेफिनेटली हमने कहा कि आसिफ को देखना होगा कि वो किस तरह की बॉलों में आउट हो रहे हैं या क्या दिक्कतें उन्हें हो रही है। आसिफ को मेरे हिसाब से अगर वो शुरू में अगर वो रन बॉल में लेकर जाना चाहें तो वो जाए कम से कम इतना कोशिश को करे, शुरू के 6 ओवर तक अगर वो रन बॉल भी लेकर जाना चाहे तो जाए। उसके बाद कम से कम ये रहेगा कि एक ऐसा तो नहीं हो रहा कि बॉलें ज्यादा हो गई रन कम हो गए, जरूर कम से कम एक बॉल में 1 रन तो उनका चल रहा है, 6 ओवर तक लेके जाए। अगर उन्होंने देखना है कि हाँ मेरा ठीक जा रहा है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो फिर उसके बाद वो एक बॉल में 2 रन, एक बॉल में 3 रन बाउंड्रीज के लिए जाकर कोशिश करेंगे। इसी तरह से वो इस मैच में कहीं ना कहीं अपना रिदम वापस ला सकते हैं। तो वहां पर ये रोल हो गया। उसके बाद रोहित पुड़ैल का जो रोल है वो शुरू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो कोलैप्स तो बात
बाद की बात होती है, लेकिन जो मेन रोल रोहित पटेल का शुरू होगा वो है 7 से 15 के ओवर बीच के ओवर्स में रन्स करना, और वो रोहित पटेल बखूबी कर सकते हैं। उनकी रनिंग विकेट काफी बेहतरीन है, और एंड दीपेंद्र सिंह का नाम इसलिए भी लिया रोहित और दीपेंद्र का क्योंकि इनकी रनिंग विकेट जो है वो काफी बेहतरीन है, और दीपेंद्र की तो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसे सोमपाल भी जबरदस्त करते हैं। लेकिन सोमपाल तक अगर बैटिंग आई और ऊपर तक बैट्समैन अगर नहीं चले तो शायद टीम ज्यादा स्कोर की तरफ ना बढ़े। कोशिश करनी होगी कि बैट्समैन को ही ज्यादातर, एक आध बॉलर के लिए सोमपाल है वो बात अलग है, ज्यादातर बैट्समैन अगर बैटिंग करते हुए नजर आए 20 ओवर में तो डेफिनेटली नेपाल एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पहुंच सकता है। लेकिन वही है कि रोहित को 6 से 15 के ओवर के बीच में संभालना होगा। ये संभालने से हमारा मतलब है कि रन बॉल खेलने की जरूरत है, रन्स निकालने की जरूरत है। अगर वो बिना रिस्क लिए अगर वो बाउंड्रीज या फिर डबल्स निकाल पा रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन दूसरे छोर से वो प्लेयर कौन से होंगे जो रन रेट को मेंटेन रखेंगे और हाई रखेंगे, वो है कुशल मल्ला। बिल्कुल वो रोल उनका हो जाएगा, और वो भी कहीं देख संभल कर देख कर कि कहां पर शॉट खेलना है। एक चीज एंड जरूर कहना चाहेगा कि शॉर्टर बाउंड्रीज का फायदा बैट्समैन को यहां जरूर मिलता है, लेकिन शॉर्टर बाउंड्रीज का लालच भी काफी दिया जाएगा, बहुत ज्यादा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ओपोनेंट जो है वो थोड़ा सा चालाकी, थोड़ी सी बॉलिंग इन सबका, तो शॉर्टर बाउंड्रीज के एरियाज पे लालच भी बहुत दिखाया जाएगा। शायद वो एक छक्का आपको मारने दे और फिर एक लग गया तो फिर आपको दूसरी बॉल रखे, इस बार शायद थोड़ी सी कटर रखे या घुमा कर रखे, स्लो रखे, और आपने फिर सोचा नहीं तो सेम बॉल उड़ाता हूं और वो खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक वक्त के लिए तो आप पूरे खुश हो गए कि वाह मैंने 6 रन बटोर, लेकिन अगले वक्त में एक बड़ा विकेट चला गया कुशल मल्ला का या दीपेंद्र का या कुशल भुर्तेल का। तो ये चीज ध्यान रखिए, विकेट जरूर कहेगा कि शॉर्ट बाउंड्रीज का फायदा जरूर है, लेकिन शॉर्ट बाउंड्रीज का लालच भी बॉलर्स दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा, खराब शॉट से बचने की जरूरत है। क्योंकि आपको जो भी शॉट्स खेलने हैं आप डेथ ओवर में स्टार्ट करिए, उस पर अटैक करना अगर आपके पास विकेट्स बचे रहे, और शुरू की 6 ओवर में 7 से 15 ओवर के बीच में रैश शॉट्स की गिनती जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा नेपाल एज अ बैटिंग यूनिट आप कहीं ना कहीं ड्राइविंग पोजीशन पे नजर आ सकते हैं, यानी अच्छे स्कोर की तरफ नजर आ सकते हैं। तो ये बैटिंग रोल हो गया। एंड की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं नेपाल में? जरूर देखिए, अगर हम बात करें रोहित पटेल, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, कुशल भुर्तेल और अविनाश बोहरा, ये 5 प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। अगर नेपाल परफॉर्मेंस करने में बहुत बेहतर रहा, इस मैच को जीतने में कामयाब रहा, तो इन 5 प्लेयर्स का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा कि इन 5 प्लेयर्स काफ़ी इम्पैक्ट रहा है अगर नेपाल यहाँ पर रिजल्ट अपने फेवर में ला पाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संदीप लामिछाने पे भी पूरी नजर रहेगी, भले वो की प्लेयर्स में इंक्लूड नहीं, लेकिन डेफिनेटली उन पर भी नजर रहेगी कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि वो मिड फेसेस में बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, और वहां पर अगर उन्होंने कुछ विकेट्स निकाल दिए तो मामला कहीं ना कहीं टीम जो इंडियन टीम जो है प्रेशर में आ सकती है। तो ये देखने वाली बात है, नजर संदीप लामिछाने भी पूरी रहने वाली है। चलिए हम अब यहाँ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिहाज से आप किस प्लेयर का क्या रोल देखते हैं और किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जरूर देखिए, अब तो ये सब जो प्लेयर्स हैं इनमें से ज़्यादातर एम करेंगे कि 2024 वर्ल्ड कप के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को देखें, स्पॉट बनाएं। याद रखिएगा अब हम बात कर रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो लड़के हैं, प्लेयर्स हैं, वो उस पर ध्यान देंगे कि आने वाले जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, ओडीआई का, फिर T20 की बाहर आ जाएगी, तो उसमें वो जगह बनाना चाहेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ है, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे एज यूजुअल जैसे ओपनिंग करते हैं। तो बैट्समैनों में रिंकू सिंह है, आपके तिलक वर्मा है, राहुल त्रिपाठी है, प्रभसिमरन सिंह जो विकेट कीपर है वो भी है। तो अपने आप में बल्लेबाजी तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, T20 का, IPL का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्लेयरों को। तो इतनी दिक्कत या परेशानी जो है वो ढलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्लेयर हैं जो काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं T20 सर्किट। जी हाँ, क्रिकेट सर्किट देखें तो अपने आप में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए प्लेयर्स को। पेस बॉलर भी हैं, आवेश, अर्शदीप, शिवम दुबे यहाँ पर एक मीडियम ऑलराउंडर भी हो जाते हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई आपके लेग स्पिनर भी यहाँ पर। रिंकू सिंह का रोल आप क्या देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बिल्कुल, अगर और ये थ्रू आउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपको पहला मैच जीतना है, वरना टूर्नामेंट यही खत्म हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ यही है, सारा जोर, सारी ताकत यही लगानी है। अगर 14 ओवर हो जाते हैं, 2 विकेट खाली गिरे हैं फॉर एग्जाम्पल इन केस, तो रिंकू सिंह यहाँ बल्लेबाजी करने आएंगे, सीधे तौर पर है। अगर नहीं होता है और ओवर पड़े हैं काफी और 2 विकेट पहले ही गिर गए, तो आपके स्टेप बाय स्टेप आपके बैट्समैन आएंगे, तिलक वर्मा, फिर राहुल त्रिपाठी, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह फिर थोड़ा लेट आएंगे। तो इस तरीके से बल्लेबाजी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो चलिए अभी अगर एट द एंड बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलरिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर सोमपाल, करण और संदीप और अविनाश बोहरा,
इन चारों की बॉलिंग से आप किस तरह से एक्सपेक्ट करेंगे, क्या इनकी बॉलिंग आप देखना चाहेंगे? क्योंकि इनके 16 ओवर्स तो कहीं ना कहीं लगभग डन है, तो इनके 16 ओवर्स में आप क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरीके की डिलीवरीज आप एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि बाउंड्रीज जो है शॉर्ट छोटी है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइट बॉलिंग कराने की कोशिश करनी होगी नेपाल के बॉलर्स की कोशिश करनी होगा। और सारी बॉलर्स की मेहनत का पानी फिर जाएगा अगर फील्डिंग ने साथ नहीं। नहीं और वो तो खैर ये हमें देखने को मिला। जी हाँ, वो तो दुनिया में आप कोई भी क्रिकेट खेले, टेस्ट, ओडीआई, टी20 खेले, अगर आप कैच वगैरह छोड़ रहे हैं, फील्डिंग छोड़ रहे हैं, तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, हार जाएगी। और बॉलर्स को भी आप लेट डाउन कर। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमने देखा भी किस तरीके से नेपाल के फील्डर्स स्लॉपी हो जाते हैं फील्डिंग के टाइम पे। वो थोड़ा सा उसमें काम करने की बहुत, और ये तो टी20 है, ये तो और फास्ट गेम है, तो यहाँ पर तो और ज्यादा तेजी। और ये कैच वैच फील्डिंग का तो सभी टीमों के लिए होता है। आप देखिए एशिया कप में इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडिया ने धड़ाधड़ 3-4 कैचेस छोड़े और नेपाल ड्राइविंग सीट पर आ गया उसमें। जरूर उसमें पूरा नेपाल के बैट्समैन किस तरीके से हावी हो गए। तो ऑब्वियसली है, अगर आप फील्डिंग छोड़ेंगे, बॉलर्स की मेहनत को खराब करेंगे, तो बॉलर्स का भी जो लाइन और लेंथ है वो भी खराब होगा, उनका माइंडसेट भी खराब होगा। इससे किसको नुकसान होगा? नेपाल की टीम को नुकसान होगा इसकी पूरी। तो फील्डिंग ऑब्वियसली टाइट रखनी है और बॉलर्स को लाइन लेंथ थोड़ा सा काम, और विकेट्स की जरूरत यहाँ होगी। डेली क्रिकेट यहाँ नहीं कहेगा कि आप डॉट बॉल निकालिए, सॉरी, थोड़ा सा जो सामने बैट्समैन है उनका थोड़ा सा विकेट्स की जरूरत है, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है, उनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने काफ़ी बड़े अपने प्लेयरों के साथ ही वो खेले हैं, उनका जो एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए विकेट्स निकालने की ज़रूरत है। अगर 7 ओवर में 40 रन है और एक विकेट गिरा है, तो इतना खुश होने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 ओवर होते होते काफ़ी स्कोर बनाने लायक प्लेयर इंडिया के पास जरूर है। तो विकेट्स निकालने की जरूरत। बिल्कुल, तो यार डेफिनेटली विकेट टेकिंग डिलीवरीज यहाँ पर प्लेयर बॉलर्स को ज्यादा रखने की जरूरत है बजाय बचने के। यहाँ पर बचने की टी20 क्रिकेट आप भी जानते हैं, ज्यादा देर तक आप बच नहीं सकते। एट द एंड 5 ओवर में भी लास्ट में आजकल 100 रन बन जाते हैं टी20 में, और इस ग्राउंड पे तो पता नहीं 110-120 भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको विकेट्स निकालने, विकेट्स आप जितने निकालते चले गए, डेफिनेटली नेपाल के जो बॉलर्स हैं और नेपाल टीम है वो ड्राइविंग सीट में रहेगी। एंड स्पिनर अविनाश बोरा का रोल आप क्या देख रहे हैं? पेसर का, माफ कीजिएगा, डेथ बॉलर में, वो तो खैर है। मैं अविनाश बोरा की बात करता जी हाँ। डेथ बॉलर में डेफिनेटली उनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि उन्होंने नेपाल के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन अब यहाँ पर उनका टेस्ट है और उम्मीद बहुत ज्यादा है कि अविनाश बोरा से बहुत उम्मीद है कि वो एक बेहतरीन 4 ओवर का स्पेल रखेंगे। नहीं, उनसे तो उम्मीद है। देखिए, डेथ बॉलर वो जबरदस्त है। अगर अपनी बॉलिंग में 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं, तो फिर नेपाल कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर से पहले रोक देगा, कामयाब जरूर रहेगा, अगर अविनाश बोरा डेथ बॉलिंग में कमाल का परफॉर्मेंस कर देते। बिल्कुल वही। इंडियन बॉलर्स की मैं बात करूं तो वहां पर आप एनालाइज किस तरह से करेंगे, उनके रोल्स किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, जरूर ये स्पीड भी है, स्विंग भी है। अर्शदीप सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनके पास स्विंग भी है। आवेश खान के पास स्पीड भी है, 150 की स्पीड से डालते हैं बॉल, तकरीबन 148-47, उसको भी खेलना, उस स्पीड को खेलना, जो कि नेपाल ने अभी काफ़ी अच्छा खेला भी, इंडिया के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन खेला था। तो ज़रूर है, और टी20 क्रिकेट है, आपको थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट, ट्रिक्स के साथ क्रिकेट खेलना होगा थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर कोई भी शॉट चलेगा, यहाँ डेविड कहेगा यहाँ पर कोई भी शॉट चलेगा, आपको रन्स चाहिए, बिल्कुल बस ये है। और रवि बिश्नोई तो खैर स्पिनर है ही, लेग स्पिनर में जरूर है, बॉलिंग काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है, कभी पैदा नहीं हुए कि सामने वाली टीम कुछ कर ही नहीं सकती इस बॉलिंग के खिलाफ, ऐसा नहीं है। खेलने का तरीका सही, टाइमिंग सही, अगर टाइमिंग पे आप नज़र बना के रखेंगे तो इन बॉलर्स के खिलाफ भी रन्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और ग्राउंड तो वैसे भी आप देख ही सकते हैं कि कितना छोटा है, उसका फ़ायदा बैट्समैनों को मिलेगा ज़रूर, और देख भी रहे हैं हम कैसे मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बात हो गई इंडिया वर्सेस नेपाल मैच की। अगर हम देखें और तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होने की यहाँ पर उम्मीद है। अगर नेपाल यहाँ पर अपना 100% देने में कामयाब रहा तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन कंपेटिटिव मैच देखने को मिलेगा। रिजल्ट एट द एंड जो बेहतर खेलेगा वही यहाँ पर जीतने में कामयाब जरूर होगा। डेफिनेटली यहाँ पर अपर हैंड इंडिया को जाएगा जरूर मैच से पहले, लेकिन एट द एंड जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, टी20 क्रिकेट हम जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस होकर मैच किस तरफ ढलेगा ये सिर्फ मैच के वक्त ही पता चलेगा। उसकी पोस्ट में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। एंड एक और मैच है पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग। सीधे हांगकांग की प्लेइंग 11 से शुरुआत करना चाहूंगा मैं, हांगकांग और पाकिस्तान दोनों। जरूर, देखिए, हम हांगकांग की प्लेइंग 11 की बात करें, निजाकत खान, बाबर हयात, अकबर खान, शिव माथुर, मोहम्मद खान, नसरुल्लाह राणा, नियाज अली, आयुष शुक्ला, एहसान खान, मोहम्मद गजनफर और अनस खान। अगर हम इनको देखें तो ये प्लेइंग 11 प्रोबेबल हमें नजर आती है हांगकांग की, जो पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली। बिल्कुल, वहीं पर अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां पर आप क्या कुछ नाम देख रहे हैं? जरूर, कासिम अकरम को कप्तान बनाया गया है। जी हाँ, ये कप्तान करते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान
जायंट्स की टीम भेजी है, लेकिन है सब T20 आई। उमेर यूसुफ ये वाइस कप्तान है टीम के और बैट्समैन है। आसिफ अली, हैदर अली ये इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, कर चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। उसके बाद रोहित नज़ीर जो कि विकेट कीपर है। खुशदिल शाह ये काफ़ी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। खैर उस्मान कादिर लेग स्पिनर है एक। शहनवाज दहानी, अरशद इकबाल राइट आर्म पेस बॉलर है और मुबासिर खान ऑलराउंडर है, जी हाँ। और सुफियान मुकीम ये भी यहाँ पर टीम के साथ है। तो ये हमें नजर आ रही है पाकिस्तान की जो दिल्ली क्रिकेट को लगता है प्रोबेबल 11। बिल्कुल, तो ये बात होगी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की। एंड की प्लेयर्स की यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, फिर डिस्कशन पे चलेंगे। की प्लेयर्स आप क्या देख रहे हैं सबसे पहले हांगकांग के लिहाज से, क्योंकि हांगकांग का जो परफॉर्मेंस है वो रिसेंटली इतना खास नहीं रहा, इसमें जरूर खास रहा। जापान के खिलाफ वो कहीं ना कहीं डगमाते हुए नजर आए, कम्बोडिया के खिलाफ क्लिनिकल विन वो लगी, ऐसी थोड़ी सी बेटर टीम आई, जापान के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और यहाँ पर सामना पाकिस्तान से होना है। की प्लेयर्स कौन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिनके रोल्स के बिना हांगकांग इस मैच में ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए? जरूर देखिए, बात करें निजाकत खान, बाबर हयात, नसरुल्लाह राणा, एहसान खान, अनस खान, ये 5 जने हैं। अनस खान तो बॉलर है, उसके बाद एहसान खान भी आप देखिए बेहतरीन स्पिनर है। निजाकत बाबर पे बैटिंग टिकी हुई है। नसरुल्लाह राणा जो है वो नई बॉल से विकेट निकाल सकते हैं, तो बस इन्हीं से थोड़े बहुत रन्स भी करें, सेकंड मैच में किया है बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्हीं से उम्मीद है, अगर हांगकांग को कुछ करना है, कुछ भी करना है मैच में, तो इन्हीं 5 को अपनी तरफ से पूरा 200% देना होगा, क्योंकि बैट्समैन में तो अदर बैट्समैन दिल्ली क्रिकेट को फिर से उम्मीद नहीं है कि कोई इतना बड़ा स्कोर कर पाएगा कि हांगकांग की जीत में काम आ जाए। ये दिल्ली क्रिकेट आज डायरेक्ट जरूर बोलेगा। निजाकत और बाबर के बिना बैटिंग लाइनअप फेलियर ही नजर आएगी, इतना बड़ा स्कोर करते हुए नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, कल का मैच भी आपने देखा जापान के खिलाफ, निजाकत बाबर जैसे आउट हुए स्ट्रगल टीम ने करना शुरू किया और 5 विकेट तक टीम देख ली, और कहीं ना कहीं 10 और 127 का शायद टारगेट यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ये बात हो गई हांगकांग की। उसके बाद अगर पाकिस्तान के 5 की प्लेयर्स की बात करें तो उनमें कौन से नाम शामिल हुए? जरूर कासिम अकरम जो कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन भी है, उन पर नजर जरूर रहेगी। उसके बाद हैदर अली बहुत तेज हिटर है, दुनिया भर की लीग वगैरह में खेले हैं और इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। खुशदिल शाह काफ़ी तेज है और बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेकिन बैट्समैन है। वहीं पर शहनवाज दहानी, अरशद इकबाल, ये जो दोनों पेसर हैं, ये दो बॉलर्स, इन पर जरूर उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द ये बेहतरीन बॉलिंग कराए और टीम के विकेट्स भी निकाल पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हांगकांग के टॉस के लिहाज से अगर हम देखें तो डेफिनेटली हांगकांग को भी हम यही कहेंगे कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला ले, ताकि उनके माइंड में भी एक टारगेट सेट हो। उसके लिहाज से फिर निजाकत, और एक तो इनके पास बैट्समैन की इतनी कमी है कि निजाकत बाबर जाते ही ऐसा लगता है कि शायद अब सीधे बॉलर ही आएंगे खेलने के लिए, ये वो किंचित वगैरह है नहीं, इसीलिए वो रीजन आपको भी हमने बताया था कम्युनिटी के थ्रू। तो कम से कम एक स्कोर माइंड में रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन तरीके से निजाकत और बाबर और वो अपने साथ साथ बाकी प्लेयर्स को थोड़ा बहुत अगर उम्मीद रहेगा तो वो शिव माथुर से रहेगा कि वो थोड़ा बहुत अगर एक सपोर्टिव रोल निभा दे बाबर और निजाकत के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आपको पहले स्कोर पता चल जाए और उसमें आप फिर उसके हिसाब से उस चीज को आप आगे जरूर बढ़ाएं। एंड पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे? टॉस जीत के जो आपने इंडिया के लिए कहा पहले बैटिंग करे हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं खेले, अभी तो एकदम फ्रेश पिच है। बिल्कुल, पाकिस्तान भी ये चाहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इनका जो टारगेट है वो यहाँ रुकना नहीं है, इसलिए ये लोग कोशिश करेंगे कि हम 20 ओवर खेलें, जाने पिच कैसे। शायद लोगों को ये अजीब लगेगा सुनने में कि क्यों, क्या पता भाई हार जाए, क्रिकेट है, लेकिन नहीं, वो कोचिंग स्टाफ और वो बैकग्राउंड जो पीछे बैठे हैं वो ये नहीं सोचते। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा कि अच्छा हमें आगे आने वाले मैचेस भी हैं, जरा पिच को जान लेते हैं, तो पहले हम जरा बैटिंग लेकर देखते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कराकर देखते हैं कि भाई आप जानो, पिच को पहचानो, यही सारे मैचेस होने हैं। इस वजह से हमने कहा है कि पाकिस्तान भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानेगा कि पिच कैसे करके वर्क कर रही है, कहाँ कितनी बाउंस है, किस जगह में कितनी स्पिन है, कहाँ ज़्यादा टर्न हो रही है, कहाँ का मीटर छोटा है। तो बस इन सब से बचने के लिए और जानने के लिए वो पहले बैटिंग लेना। बिल्कुल, और ये चीजें नेपाल और हांगकांग पहले ही जान चुके हैं अपने दोनों मैचेस खेलकर, इसीलिए वो अगर बॉलिंग ले तो ये समझदारी वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। उसके बाद हांगकांग की बैटिंग में तो बहुत सीधी सी बात है, निजाकत और बाबर को रन्स करने ही करने हैं और बाकियों को सपोर्टिव रोल देना है, जिसमें वो पूरी तरह से फेलियर होते हुए नजर आते हैं। शिव माथुर ने कभी कभी सपोर्टिव रोल का काम जरूर किया है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन का रोल इसमें गेम में यही होगा कि वो सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन अगर निजाकत और बाबर आउट हुए जल्दी, ऐसा चीप सस्ते में आउट हो गए, तो फिर कहानी बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएगी बैट्समैन के लिए। तो क्लियर है कि निजाकत और बाबर में से किसी एक को तो लंबा जाना ही जाना होगा, और 2 गए तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर यहाँ पर टीम को जरूर मिलेगा, और बाकी बैट्समैन का रोल यही रहेगा वो उनके सपोर्ट में खड़े रहे। एंड हांगकांग के बॉलर्स के लिए आप क्या रोल देख रहे हैं? शॉर्ट एंड सिंपल आप अगर समझाना चाहें। बिल्कुल, आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग कराएं, शॉर्ट एरिया से प्लीज़ बचिए, और शॉर्ट बॉल्स डालें तो थोड़ा स्पीड के साथ डालें, अगर डाल रहे हैं तो
बस यही कहना होगा कि काफ़ी देखा है हमने, मलेशिया की सीरीज में भी देखी थी, आयुष शुक्ला है, मोहम्मद, उसके बाद हम बात करें अपने नसरुल्लाह राणा ने भी वहाँ पर सिर्फ एक मैच में 6 विकेट लिया था और बाकी मैचेस में वो बहुत पुअर बॉलिंग उन्होंने कराई थी। थोड़ा सा शॉर्ट एरिया से बचे, स्पिनर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उसी में रहें, स्टिक रहें, स्टम्प टू स्टम्प लाइन में रखें, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम के जो बल्लेबाज हैं वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है अगर हम देखें इंटरनेशनल क्रिकेट के, इंटरनेशनल सर्किट के, क्योंकि अगर हम देखेंगे आसिफ, खुशदिल और हैदर अली ने काफ़ी क्रिकेट खेला है। अगर हम बैटिंग से देखें तो बॉलर्स को कोशिश करनी होगी थोड़ा ट्रिक्स का इस्तेमाल कर शॉर्ट एरिया से बचकर, और शॉर्ट बॉल अगर डाल रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा स्पीड के साथ डालिए, ना कि 125 120 की स्पीड से। छोटा सा ग्राउंड है, पार करने में कितना ही टाइम लगेगा, तो प्लीज़ इससे बचिए। बिल्कुल। तो और कहीं ना कहीं एक और सरदर्द जो हांगकांग के बॉलर्स के साथ रिसेंट टाइम में देखने को मिली है वो है एक्स्ट्रास। वो तो खैर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास रखे हैं मलेशिया ट्रायंगल सीरीज में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए गए हैं बॉलर्स की तरफ से, तो उससे तो बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जब बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप रन जितना रोक लें वही बहुत है, आप एक्स्ट्रा और ज़्यादा रन दे देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होगी। तो ये हांगकांग के लिए रोल्स यहाँ हो जाते हैं। एंड पाकिस्तान के लिए आप क्या देख रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग? मैं बॉलिंग की पूछना चाहूँगा स्पेसिफिकली, बॉलिंग में आप किस तरह से रोल्स उनके लिए देख रहे हैं? जरूर देखिए, उस्मान और किसका रोल क्या देख रहे हैं? उस्मान कादिर और शहनवाज धानी, अरशद इकबाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट बहुत होंगे। इन तीनों के इर्द गिर्द रहेगा कि टीम को रैप अप करें जल्द से जल्द। अगर पहले बॉलिंग आ जाती है या फिर सेकंड बॉलिंग भी आ जाती है, कोशिश करें बेहतरीन, क्योंकि सामने आपकी जो टीम है वो आपसे थोड़ी लोअर है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रास थोड़े कम दें। जो पाकिस्तान की बॉलिंग है एक्स्ट्रास कम दें, एक्स्ट्रास देंगे तो पार्टनरशिप बिल्डअप करने का मौका मिलेगा वहाँ, और प्रेशर रिलीज भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब कम मौके जितना कम देंगे फ्री हैंड होने के, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा शहनवाज धानी और उस्मान कादिर को छोड़कर कोई इतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है इंटरनेशनल सर्किट की, अगर हम बात करें कि जिसको मालूम हो, अंदाज़ा हो कि कैसे क्या बॉलिंग होती है। वो तो टीम थोड़ा सा थोड़ी सी कम लेवल छोटी टीम है, इसलिए लगेगा कि शायद चलिए हम बेटर खेले हैं या नहीं, उसी में परफॉर्मेंस में नज़र रहेगी कि आपकी बॉलिंग की लाइन लेंथ हमारी नज़र रहेगी, एक्स्ट्रास में क्या यहाँ पर आपकी कमी आ रही है, इन सब से बचने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द रैप अप करने की कोशिश यहाँ हांगकांग को जरूर, पाकिस्तान को करनी। बिल्कुल। तो प्रोस्पेक्टिव पाकिस्तान के डेफिनेटली यही होगा कि हांगकांग को जल्द से जल्द रैप अप किया जाए और एक लो टोटल को कहीं ना कहीं चेस करते हुए नजर आए, अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखें। तो फिलहाल इस मैच में इतना ही, और अपर हैंड डेफिनेटली इस मैच में पाकिस्तान को ज़्यादा रहेगा हांगकांग के मुकाबले। तो बाकी देखना होगा कि हांगकांग और नेपाल किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हैं और किस तरीके का क्रिकेट दिखाते हैं। जी अब तक जो मैचेस थे वो डेफिनेटली एक लोअर टीम के खिलाफ थे, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा और रियल टेस्ट होने वाला है। इंतजार रहेगा कल सुबह 6 बजे और 6:30 बजे, और 6 बजे कह रहा हूँ 6:30 बजे और 11:30 बजे, क्योंकि 6 बजे हम उठते हैं तो उसके बाद सीधा मतलब क्या छोड़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट मैच एनालिसिस देकर भी आपके सामने इन 2 मैचेस की हाजिर होंगे। दिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मतलब सब कुछ आपसे शायद मिस आउट हो जाए। और कल मैच के बाद लगातार कम्युनिटी में हम एक्टिव रहेंगे, तो कम्युनिटी टैब को भी लगातार चेक करिएगा कल सुबह 6:30 बजे से सीधा 3 बजे तक। फिलहाल इस वीडियो में